वाइड वगैरह मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे। वाइड क्या होता है, कितने तरीके का होता है, कौन कहाँ कैसे प्रेजेंट होता है, कब कौन सा वाला यूनिट सेल बनता है, किसको तुम लोग यूनिट सेल मानोगे, इसमें यूनिट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, है ना, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो पैकिंग का सबसे पहले हम लोग करेंगे वन डायमेंशन में पैकिंग। वन डायमेंशन है ना, ऐसा मैं लिख देता हूँ वन डायमेंशन। 1D का पैकिंग तो बहुत आसान है, सब लोग कर ही सकते हैं बेटा। देखो हम लोग जो पैकिंग कर रहे हैं वो ऐसा कुछ मान के कर रहे हैं कि जो कांस्टेंट पार्टिकल है इट इज स्क्वायर ऑफ रेडियस आर, है ना। वो क्या बेटा, एक रेडियस आर का स्क्वायर होगा, ऐसा कुछ मान के हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कुछ दिक्कत तो नहीं हम लोगों को समझने में? डबल डायमेंशन में पैकिंग करने का तरीका क्या होगा, एटम्स को ऐसे कुछ करके रखते चले जाओ, आया ना, तो समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ऐसे करके रखते हुए चले जाओगे तो एक एटम कितने को टच करता है, दो को। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा इसमें, दो रहता है, और कोई तरीका होता नहीं है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग लीनियर पैकिंग बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लीनियर पैकिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग 2 डायमेंशन में पैकिंग करो, 2D का पैकिंग, 2 डायमेंशन में पैकिंग करने के 2 तरीके हम लोगों के पास होते हैं, ठीक है। 1 डायमेंशन का पैकिंग बहुत आसान था। 2D में पैकिंग करने का तरीका क्या होगा, हम लोगों का लेंथ भी होगा ब्रेथ भी होगा, दोनों तरफ बढ़ेगा, तब जाके पैकिंग करेंगे बेटा। 2 डायमेंशन में पैकिंग करने का तरीका क्या होगा, एक एटम तुम लोगों ने ऐसे कुछ करके रखा हुआ, देखो समझ में आ रहा है। दूसरा दूसरा हम लोग इसके नीचे रखना स्टार्ट कर देंगे, हम लोग साथ साथ में यहाँ पे भी रखेंगे कुछ एटम्स को, ऐसा कुछ रखेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को समझने में? बट ऐसा कुछ करके हम लोग रखना स्टार्ट करेंगे। एक पैकिंग किसका हो गया, 2 डायमेंशन का पैकिंग हो गया, ठीक है ना। पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ऐसे ही कुछ होगा। बट इस पैकिंग में तुम लोगों से पूछे यूनिट सेल क्या है, तो यूनिट सेल क्या होता है, वो छोटे से छोटा अरेंजमेंट जिसको रिपीट करने से पूरा लेटेस्ट बन जाए। तुम लोगों से बोला जाए यूनिट सेल क्या है तो तुम लोग तुरंत से बताओगे सही यूनिट सेल है इसके अंदर, आया ना, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? तुरंत तुम लोगों ने बनाया कि ये यूनिट सेल है इसके अंदर, ठीक है। तुम लोग से पूछे और यूनिट सेल और मिल सकता है, तुम लोग बोलोगे हाँ मिल सकता है, ये वाला भी यूनिट सेल मान सकते हैं, देखो मान सकते हैं ना, हम लोग एक स्क्वायर मान सकते हैं, हम लोग एक रेक्टेंगल मान सकते हैं, ठीक है। एक और यूनिट सेल हम लोग इसके अंदर से निकाल सकते हैं बेटा, वो यूनिट सेल, हाँ सर कुछ बोल रहे थे, 2 मिल गया ना। इसके अलावा एक और यूनिट सेल हम लोग इसके अंदर से निकाल सकते हैं बेटा, ऐसा कुछ करके देखो, ये एटम्स को टच कराओ कुछ ऐसे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ऐसा यूनिट सेल ही मिल सकता है। 3 तरीके का यूनिट सेल इसके अंदर मिल गया, तो किसको हम लोग प्रेफर्ड, किसको हम लोग यूनिट सेल प्रेफर करेंगे? देखो आप लोग यूनिट सेल उसको बताओगे। देखो यूनिट सेल क्या होता है, एक तो सिंपल सा समझना, यूनिट सेल आप लोगों को सारा सारा इन्फॉर्मेशन देता है, किसी भी लेटेस्ट का सारा इन्फॉर्मेशन देगा ना बेटा, वो ऐसा कोई भी छोटा सा पार्ट जो पूरा लेटेस्ट का इन्फॉर्मेशन दे दे। इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए तुम लोगों को, एक तो पैकिंग एफिशिएंसी चाहिए और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर। 2 चीजें तुम लोगों को एटलीस्ट उसके बारे में पता होना चाहिए, तुम लोग उसका एक फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से डराइव करता हो तो फॉर्मूला तो किसी से भी कर लोगे, लेकिन 2 बातें होगी, पैकिंग एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर। जब तक कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं मिलेगा तब तक तुम लोग प्रॉपर तरीके से कोई भी यूनिट सेल नहीं बता सकते कि उसको कौन कितना एटम कहाँ कैसे टच कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहला यूनिट सेल ये बनाया था इसके अंदर में, वैसा बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बनाए। उसमें एटम्स कैसे रखे हुए हैं, ऐसे रखे ना एटम्स, देखो वैसे ही रखा है कि नहीं रखा हुआ? यस सर, नो सर? ये वाला, ये एंगल कितना है बेटा, तो एक एटम कितना होगा अपने का 1/4, टोटल एटम कितना है 4, एक का कितना बेटा 1/4, टोटल एटम कितना मिलेगा 1। तो इस यूनिट सेल में 1 मिला टोटल एटम। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है बेटा, ए, किसके इक्वल है 2r के इक्वल। पैकिंग एफिशिएंसी पूछू क्या होगा बेटा, यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी होगा z इंटू पाई आर एस, तो बेटा एरिया चलेगा ना, रहा है ना, यस सर। z इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू लिखते थे, और z इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम ऑफ या फिर एरिया ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम तो काम चलेगा नहीं, 2D में क्या चलता है बेटा एरिया, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, एरिया ऑफ यूनिट सेल, आया ना, समझ आया कि नहीं आया? यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, एरिया ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है? इस यूनिट सेल का एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे होगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन ए की जगह क्या रख सकता हूं मैं 2r का स्क्वायर। समझ में आया? जेड का वैल्यू कितना था बेटा 1 था ना,
तो 1 इंटू पाई आर स्क्वायर, बेटा कितना आ जाएगा इंटू 100, पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो इंटू 100, बेटा कितना आ जाएगा पाई बाई 4 इंटू 100, पाई बाई 4 इंटू 100 इतना आ रहा है। ठीक है, पहले टाइप का यूनिट सेल से मैंने पैकिंग एफिशिएंसी निकाला, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुमसे पूछूं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, बता पाओगे इससे? नहीं बता सकते ना, इससे तो बताना, इससे बताना पॉसिबल है कि ये वाले स्ट्रक्चर को देख के ये पॉसिबल कि तुम लोग ये बता पाओगे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? नहीं बता सकते, नॉट डिफाइंड। दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा पूछता बेटा, एक स्ट्रक्चर तुम लोग ऐसा भी इसके अंदर से निकाले ना, है ना, उसमें एटम्स कैसे रखे होंगे, देखो ऐसे कुछ, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ऐसे रखे ना बेटा? यस सर। मैं तुम लोगों से पूछूं बेटा ये एंगल कितना है, तुम लोग बोलोगे 90 है। ये वाला कितना होगा बेटा 1/4, ये कितना होगा, दो एटम कितना है बेटा जिनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2, प्लस 4 एटम कितना है बेटा जिनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/4, जेड कितना निकल के आएगा, तो ये लेंथ होगा, तो लेंथ किसके इक्वल होगा बेटा 2r, ये ब्रेथ होगा, ब्रेथ किसके इक्वल होगा बेटा 4r, आया ना? तुम लोगों से पूछे पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, तुम लोग बोलोगे पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r इंटू 4r बेटा इंटू 100, यस सर नो सर? ये भी देखो ये भी आ रहा है पाई बाई 4 इंटू 100, दोनों से पैकिंग एफिशिएंसी सेम आया कि नहीं आया बेटा? एक ही आएगा 100%, एक ही अरेंजमेंट तो उठा रहे हो आप लोग, तो पैकिंग एफिशिएंसी का इन्फॉर्मेशन दोनों से मिल रहा है। क्या इससे तुम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो? कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ से अगर बताओगे तो 3 दिख रहा है तुम लोगों को, क्या 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है? एक एटम कितने को टच कर रहा है यहाँ पे, देखो एक एटम इसको टच कर रहा है, 1 2 3, 3 दिख रहा है ना यहाँ से, 4 तो यहाँ से भी नहीं मिल रहा, लेकिन एग्जैक्टली तुम लोगों को कहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा, ये वाला यूनिट सेल्स, तो तुम लोगों के बुक में से ये वाला बना होगा जो मैंने बीच में बनाया हुआ है। क्यों इसको उठा रहे हैं? क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को ये दे सकता है, एक ऐसा यूनिट सेल चुनेंगे जिससे हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन निकाल सके। समझ आया या नहीं आया? पाई बाई 4 इंटू 100 कितना आता है 78.5, कितना आएगा? पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा बेटा ये? ऑलमोस्ट 80 आता है, हाँ वही। 78.5 ना, ऑलमोस्ट 80 आता है। हाँ सर। ठीक है, एक और बेटा यूनिट सेल हम लोग इसके अंदर से काट के निकाले थे, देखो ऐसा कुछ, बीच में एटम था, एक इधर था एक इधर था एक इधर था एक इधर, ऐसा था। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना बेटा 1, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/4, जेड कितना निकालोगे 1 प्लस 4 इंटू 1/4 दैट इज 2। हाँ सर बेटा एंगल 90 का है इस वजह से ना, 1/4 में क्यों बटेगा 2? 1/4 इस वजह से क्यों कर रहे हैं हम लोग, एंगल बता रहे हैं ना। ये कितना है बेटा ये 360, तो इसमें एक 90 का एंगल बना दो, ये पार्ट कितना 1/4 हुआ ना, तो 90 के एंगल से निकाल रहे हैं बेटा 90/360, तो ये 1/4 ऐसे। ठीक है, 2D वूडी मत सोचो, जो बता रहे हैं उसको सुनो, ठीक है ना। 1/8 क्यों आए तो वो यहाँ से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा अभी, वो भी चीज है, अगर तुम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो पैकिंग से समझ में आ जाएगा बिल्कुल 100%। समझ में आया या नहीं आया बताओ, कोई दिक्कत है क्या इसको समझने में? सभी को क्लियर है कहानी? आया ना बेटा? ए किसके इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए, ये कितना बेटा ए, तो ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, क्या होगा यहाँ से यहाँ तक √2a, अरे हाँ या ना? ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी सी कितना होगा बेटा, बी सी कितना होगा दैट इज √2a, किसके इक्वल 4r, ए किसके इक्वल हो गया बेटा 2√2r, ए किसके इक्वल हो जाएगा 2√2r के इक्वल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2√2r। पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे यहां से तो भी आप लोगों को मिलेगा पैकिंग एफिशिएंसी इज 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब 2√2r का स्क्वायर इंटू 100, ये भी आएगा पाई बाई 4 इंटू 100। सॉल्व करो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन यहां से तुम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर भी मिलेगा, यहां से तुम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर भी मिलेगा दैट इज 4, यहां से तुम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर भी मिलेगा, वो कितना है बेटा वो 4। ठीक है, तो किसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं
पैकिंग एफिशिएंसी तो आप जो मन करे वो पैटर्न उठा लो किसी भी यूनिट सेल के अंदर से, कोई भी यूनिट सेल हो तुम लोगों को, मतलब कोई भी लैटिस है उसके अंदर से जो पैटर्न तुम्हारा मन करे उसको उठा के तुम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो। ठीक है, आपको जो पैटर्न लगे उस पैटर्न को उठा के तुम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकाल दोगे। जो पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे वो किसी भी पैटर्न से सेम निकल के आएगा, अगर तुम लोगों ने प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन किया है तो। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन में ही दिक्कत है तो फिर मिलेगा ही नहीं। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक समझने में कुछ? नहीं सर। दूसरे टाइप का पैकिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इस पैकिंग को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है ना? स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे नहीं बन रहा? अरे यूनिट सेल हम लोग जो उठाए वो स्क्वायर ही है ना। ठीक है, तो इस पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे टाइप का जो पैकिंग था इस पैकिंग को बोला जाता है स्क्वायर, पहला टाइप का पैकिंग। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है ना? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, समझ गए आप लोग? देखो दूसरे तरीके का पैकिंग कैसे किया जा सकता है 2D में। 2D का पैकिंग हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, दूसरे तरीके से पैकिंग कैसे कर सकते हो। एक ही तरीका हो सकता है, तुम लोगों ने देखो एटम्स को ऐसे रखा, ठीक है सर, और तुम लोगों ने दूसरा आइटम इसके नीचे ग्रुप में रखा, बिल्कुल ठीक नीचे न रख के जो स्पेस बच रहा था उसमें रखना स्टार्ट किया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये रखना समझ में आ रहा है सभी को? क्या रखा जा रहा है, कैसे रखा जा रहा है आइटम्स को? ठीक है, ऐसे करके तुम लोगों ने रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है ना? जो ग्रुप था उसमें रखना स्टार्ट कर दिए। ऐसा कुछ बनेगा यूनिट सेल, ऐसा पैकिंग हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर से यूनिट सेल क्या मिलेगा? इसके अंदर से यूनिट सेल क्या मिलेगा? देखो सबसे पहला यूनिट सेल तो तुम लोगों को ये मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कोई समस्या है क्या ऐसा रखेंगे तो? देखो ट्रायंगल्स रखे कि नहीं रखे इसके अंदर, ये फिर ये ट्रायंगल उल्टा करके, ये ट्रायंगल सीधा, ये उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, से ट्रायंगल्स रखे ना। इस यूनिट सेल से भी तुम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो। नो नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। एक का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बेटा? 1/3, 1/3, 1/3 आएगा, 1/6, 1/6। एंगल है बेटा 60 का, इक्विलेटरल ट्रायंगल 60, तो 60/360। ए और आर का रिलेशन निकाल दोगे आराम से, वॉल्यूम मिल गया, सब मिल गया, पैकिंग एफिशिएंसी मिल गया। इससे भी निकाल सकते हो, आपको एक और यूनिट सेल मिल सकता है, देखो इसके अंदर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इनको हम लोग, इन सब लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं मिल रहा है, तो दे आर नॉट सेलेक्टेड एज यूनिट सेल। यूनिट सेल आप लोग जब यहाँ से सेलेक्ट किए तो आपको कौन सा वाला यूनिट सेल मोस्ट प्रेफर्ड आप लोग बोलते हैं, वो क्या रहता है बेटा? ये हज्जागन तुम लोग इसके अंदर से काट के निकाले, ऐसे ही मिलेगा बेटा, ये प्रेफर्ड है। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ से तुम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा बेटा? 6। यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, है ना? यस सर। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, HCP। HCP, HCP in 2 dimension, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग ऑफ 2D। ये 3D में मिलता है ना HCP, तो मिलेगा 3D में, लेकिन 2D का HCP है ये, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग ऑफ 2 डायमेंशन। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? कोई समस्या किसी को नहीं है ना यहाँ तो? ठीक है, वेरी गुड। अब तुम लोगों से पूछे कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, तुम लोग बोलोगे A, है ना? हाँ या ना? और एक किसके इक्वल होगा बेटा? एक किसके इक्वल होगा? 2R। ये एक जगह रेगुलर है ना बेटा, तो थीटा कितना होगा इसमें? 120। 120 होगा तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन एक एटम का? 120 में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? 1/3। अरे हाँ या ना? 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन का कितना पार्टिकल है? 6 पार्टिकल 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन का प्लस 1, यहाँ पर टोटल कोऑर्डिनेशन, टोटल जेड कितना आएगा बेटा? 3। समझ आ रहा है क्या? 3 होता है टोटल कॉन्ट्रीब्यूटिंग एटम। एक इसके इक्वल 2R के इक्वल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। पैकिंग एफिशिएंसी पूछे तुम लोगों से, क्या पूछे बेटा? पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा? पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 3 × πr² अपॉन एरिया ऑफ हेक्सागन। अरे हाँ या ना? एरिया ऑफ हेक्सागन, ठीक है ना? इनटू 100।
समझ आ रहा है? 3 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ हेक्सागन इंटू 100, ऐसा कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला? इज दिस क्लियर? सभी को क्लियर है बेटा? बताओ एरिया ऑफ हेक्सागन कैसे निकालें? एरिया ऑफ हेक्सागन कैसे निकालें? हाँ, इसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देखो ये सेंटर, कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल बना? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तुम लोगों से पूछो एरिया ऑफ हेक्सागन कितना होगा बेटा? एरिया ऑफ हेक्सागन कितना होगा बेटा? तो एरिया ऑफ हेक्सागन विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल, 6 इंटू एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, 6 इंटू एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होगा बेटा? √3/4 ए स्क्वायर। ये कितना है बेटा? 2r का स्क्वायर। अरे हाँ या ना? ये तो 2r ही है। 6 ऐसे कुछ आएगा कि नहीं आएगा बेटा? इसको सॉल्व करें, कितना आ रहा है वैल्यू बताओ यार? 6 √3r स्क्वायर। समझ गए? रख दें यहाँ पे 3 पाई r स्क्वायर अपॉन 6 √3r स्क्वायर इंटू 100। इसको सॉल्व कर लोगे कितना है? 90.5 आता है, 91 आता है एग्जैक्ट। 90.5 नियरली 91%। 90% लिख लो, 91 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी वी गेट एवर। ये कैसा होता है बेटा? मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी होता है। दिस इज द मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, 3D का मैक्सिमम कितना था? 74%। और 2D का मैक्सिमम 90.5%। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कैसे निकाले वो क्लियर है? अब ये पैकिंग एफिशिएंसी तो इस वाले पैटर्न से भी निकाल सकते थे और इससे भी निकाल सकते हो, किसी से निकाल सकते हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर तुम लोगों को नहीं मिल पाता, इसलिए वो मैं डील नहीं किया हूँ। तुम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह तो निकालना आता ही होगा, उससे भी निकाल सकते हो, सेम आएगा कैलकुलेशन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? निकाल के देखना दूसरे ट्रायंगल से। ट्रायंगल से निकालना तो बहुत आसान हो जाता है ना? क्लियर है यहाँ तक? कॉपी हुआ सभी का? एक छोटा सा क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे बेटा, लिख दिए सभी लोग? हो गया तुम्हारा? हो गया? यस सर। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, मार्बल्स ऑफ diameter 10 mm are to be placed in a box of 40 by 40 mm। सर स्क्रीन थोड़ा जूम कर दीजिए। स्क्रीन थोड़ा जूम कर दे मतलब बेटा? इससे और ज्यादा जूम क्या करेंगे? जूम करके तो लिखा ही है अभी। निकल जाएगा क्वेश्चन बाहर स्क्रीन से। तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या? अर्जुन तुम्हें दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ सर। नया तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? मैं बोल रहा हूँ बेटा, मार्बल्स ऑफ डायमीटर 10 mm आर टू बी प्लेस इन अ बॉक्स ऑफ 40 by 40 ना, 40 mm by 40। ठीक है ना, इसमें प्लेस करना है। ठीक है ना? अज्यूमिंग that the center of marble lies inside the box। Calculate
द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल, calculate the maximum number of marbles that can be placed in it. Calculate the maximum number of marbles that can be placed in it. क्वेश्चन समझ गए? 10 mm डायमीटर का मार्बल को 40 बाई 40 के एक बॉक्स में रखना है, ऐसा मानते हुए कि मार्बल का सेंटर कहाँ पे है बेटा? इनसाइड द बॉक्स है। ठीक है, तो बताना है कितना मार्बल इस डब्बे के अंदर रखा जा सकता है। हो जाना तो बॉक्स, हम उसके ऊपर थोड़ी रखवा रहे हैं, एक ही लेयर रखवा रहे हैं ना। 40 बाई 40 लेंथ पूरा दिया ना, हाइट इसका दिया ही नहीं है तुम्हें। 5 मार्बल्स, इतना जल्दी कर दिए तुम। मैच लगाया तुमने। अच्छा किया तुमने। 5 आ रहा है बस। 5 कैसे रखा तुमने? करो बेटा एक बार बड़ा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन बहुत आसान है, इतना आसान कि बहुत ज्यादा आसान। 16 16 14 16 तो आंसर मुझे लग रहा है हम लोग इसको 5th क्लास के बच्चे को दे वो भी बता देगा कि 16 सर आंसर है इसका। यस सर 16। देखिए 16 आंसर गलत है। 16 तो कोई भी, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल पूछ रहा है तो तुमसे अगर 16 में बोल रहा हूं तो 16 से भी ज्यादा है इसके अंदर। 16 तो नॉर्मल सा आंसर, देखो 60 तो तुम रख सकते हो। 40 बाई 40 का ना बेटा, हम ले डब्बा 40 बाई 40 का 1 2 3 4 आएंगे ना, 1 2 3 4 आ गए, कितने हो गए टोटल? 16 हो गए। ये तो कॉमन सेंस का आंसर है 16। तुमने 5 कैसे आंसर दे दिया था? मैथ्स लगाया था इसलिए। हाँ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन पूछ रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल कितना रखा जा सकता है। और ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल रखना है तो कौन सा वाला पैकिंग करना चाहिए? स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ऐसा तो नहीं रखेंगे, तुम लोगों ने स्क्वायर क्लोज पैकिंग करके आंसर दिया है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पैकिंग कौन सा करेंगे? हेक्सागोनल। देखो इतना समझ में आया, यहाँ तक 40 हो गया। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करोगे तो एक एटम इधर रखा जाएगा, ऐसे कुछ करके ना बेटा, और एक एटम इधर 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 भी रखे जाएंगे ना एटम्स, रहा या ना, ऐसा रखा जाएगा। ठीक है, एक एटम इधर भी रखा जाएगा बेटा। तो सेम वे इसके नीचे भी रखना स्टार्ट करोगे तुम लोग। ये नीचे कब जाके 40 हो जाएगा वो बताओ? क्या 4 लेयर में जाके हो जाएगा? 4 लेयर में तब होता जब हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग किए होते, और 4 से कुछ ज्यादा में होगा। अब कितना ज्यादा होगा वो काउंट करना पड़ेगा। देखो 4 लेयर हम लोग सीधे रख देते हैं बेटा। ठीक है, अब सुनना ठीक से जो मैं बोल रहा हूँ, 4 लेयर में तो नहीं होना ना बेटा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? अब कैसे पता करें कितने लेयर में होगा? तो इसको मैथ्स लगा के भी कर सकते थे, मैथ्स वाला लॉजिक पीछे बताऊंगा, पहले केमिस्ट्री लगाते हैं। ठीक है, देखो बेटा पहले हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग नहीं कर सकते, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करेंगे, ये सभी को क्लियर है। कितना लेयर रखना है आपको? यहां से यहां तक जब 40 हो जाएगा क्लोज कर देंगे, तो 40 कब हो जाएगा उसको निकालने का तरीका ये है कि यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? 5 है या ना। अब इसके बाद में तुम लोग इसके अंदर क्या करो, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना स्टार्ट कर दो। हाँ दें, इसका हाइट कितना होगा? h, इसका हाइट h, इसका हाइट h, इसका हाइट h। मैं बोल सकता हूँ 5 प्लस n इंटू h विल बी इक्वल्स टू 40। रहा या ना? 5 प्लस n इंटू h इक्वल्स टू 40। h कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/2a, 2a ना, तो 5 √3
और ये तो डायमीटर के इक्वल है, 2r के इक्वल है ना। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? तो रख दो बेटा। तो 5 प्लस n इंटू 5√3 इज इक्वल टू 14। समझ में आया कि नहीं आया? इसको आगे सॉल्व करोगे तो बेटा पहले आएगा 1 प्लस n√3 इज इक्वल टू 8, n√3 इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7 अपॉन √3 विच इज नियरली 4। कितना आएगा बेटा? 4। 4 बार हाइट ऐड करके रोक दो। 4 बार हाइट ऐड कर दिए, 1 2 3 4 स्टॉप। अब काउंट कर लो बेटा कितना हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो गया बेटा? 14 तो कंप्लीट हुआ। सुनो बेटा, ये आधा आधा मिला के 15, ये आधा आधा मिला के 16। ये काउंट करना, सेंटर्स तो लाई है ना इसका इनसाइड। कितना हो गया बेटा? सब कुछ मिला के कितना हो जाएगा? 17, और ये मिला के टोटल 18। समझ गया क्या? देखो एक और तरीका था इसको करने का, पहले कॉपी करो फिर बताएंगे। ये समझ में आया ना सभी को क्या किए हम लोग? आया कि नहीं आया? हम तो तुम्हें आया समझ? क्या कर रहे हो तुम? तो उसने वो बना दिया था लेटेस्ट। क्या बनाया था तुमने पड़ोस में इसके? 2D का पैकिंग कर रहे हो तुम? रख भी कैसे पाते 3D में? सोचो इसमें। वो पहले से हो रहा है। अच्छा पहले से कर रखा था। और भी तरीका है। अब लगाओ दोबारा मैच को अपना। अरे दोबारा लगाओ शायद हो जाए। अभी हुआ बेटा? नहीं हुआ अभी तक? करो जल्दी करो, इसको कॉपी करो तुम। एक और तरीका क्या हो सकता है? बहुत आसान है बेटा मैक्स लगाने वाला तरीका। हुआ क्या रमा? तुम लोगों के इसमें मार्क्स कितने कितने थे और कितने मार्क्स? क्या नहीं तुम्हारे रमा? ऋतिक तुम्हारे कितने थे? अरे 22। और किसने दिया था? तुमने दिया ममता? कितने मार्क्स? तो तुम्हारे इतने मार्क्स तो कम आ रहे? 200? तुम्हारे 206 542। तो 9 मार्क्स बढ़ जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है उसमें? 16 केमिस्ट्री में 16 नहीं, टोटल केमिस्ट्री में 18। तुम बताओ 4-5 मार्क्स बढ़िया, 10 ही बढ़िया, 20 ही 50 ला रहे थे। क्या करते हैं? बायो में कितना स्कोर हो रहा है? बायो में कितना स्कोर हो रहा है पता तो होगा कुछ। तुम लोग एनालाइज नहीं करते अपने आप को? कैसे एनालाइज करते हो?
एक सिंपल सा तुम लोग बताओ, सब लोग इधर सुन के, तो तुम लोगों को नीट क्लियर करना है कि नहीं करना? करना है, ऐसे करोगे। तो तुम लोग घर से बैग लेके निकलते हो, घर वाले खुश होते होंगे ना, हाँ कि गया नीट की तैयारी करने, डॉक्टर बनेगा। और सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होंगी उनकी उम्मीदें? सोचो ना एक बार। इतना पैसा तुम लोगों के पास है प्राइवेट से करने लायक डोनेशन देके? नहीं है ना? है? है इतना पैसा? जब नहीं है तो मेहनत करो। जब कोई भी एक काम करने का सोचते हो तो उसको करो ना फिर। तो तुमने कुछ करने का सोचा है तो उसको करो। क्या करोगे इसके अलावा? सोचो थोड़ा एक बार बैठ के। बट एक्चुअल में कोई चीज जब तुम लोग करने का सोचते हो ना, तो उसका पूरा डिटेल सोचा करो। क्या किया था दूसरा तरीका बताओ? वॉल्यूम? किसका वॉल्यूम? दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। कुछ जगह खाली नहीं पड़ा क्या इसके अंदर? है? है थोड़ा जगह खाली? थोड़ा जगह खाली है, कितना खाली है? देखो दूसरा तरीका इसको करने का क्या है, मैथ्स लगा लो। मैथ्स कैसे लगाओ? इधर सुनो बेटा, दूसरा तरीका करने का यह है कि टोटल वॉल्यूम कितना होगा बेटा इसका, 40 इंटू 40। उसमें से कितना स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा बेटा स्फीयर? 90% को। क्या है ना, इतना जगह किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है? पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है इसका? 90%। तो इतना जगह किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है? मार्बल्स ने। और एक मार्बल का एरिया कितना होता है बेटा? 5 इंटू 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बेटा? तो भी 89। ऐसे भी कर सकते थे, मैथ्स लगाए ना। मैं बोल रहा हूँ बेटा कि ये पूरा स्पेस है, जैसे इसी रूम को सोच लो, इसी रूम में तुम लोगों को बैठाएगा, तुम्हारा पूछो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करोगे तुम लोग। ठीक है, तुम्हारा मुझे साइज पता है कि एरिया कितना कवर करते हो, और दूसरा मुझे पता है कि इस रूम के अंदर तुम लोग सब मिला के कितना एरिया कवर करते हो। तो मुझे पता है कि पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है बेटा? 90%। टोटल एरिया कितना होगा? 40 इंटू 40। उसका कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जाएगा? 90%। 10% स्पेस तो खाली रहेगा ना। 90% स्पेस कैसा होगा बेटा? ऑक्यूपाई हो जाएगा। समझ आया? 90% स्पेस कैसा हो जाएगा? ऑक्यूपाई हो जाएगा। अब एक 90% स्पेस को कौन ऑक्यूपाई करेगा? मार्बल्स ऑक्यूपाई करेंगे। एक मार्बल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड अपॉन स्पेस कवर्ड बाय वन मार्बल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मार्बल्स। तो टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड अपॉन स्पेस कवर्ड बाय वन मार्बल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मार्बल्स। समझ गए ना? वो भी सिंपल तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इसको, ऐसा भी करके। तो कुछ चीजें तुम लोगों के साथ में ऐसा होगा कि देखो, यहाँ पे ना तुम लोग जो आते हो वो क्लास का लोग है, मतलब अगर हम लोग फाइनेंशियली सोचे तो नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है। तो अभी तुम लोग जब आते हो, जैसे तुम लोगों ने 12th में हो रखा है, तुम किस वजह से कुछ लोग तैयारी ना कर पाए हो, कुछ लोगों ने की तो कुछ वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी तुम लोग फिर से, तुम लोगों को मौका मिला है तो बेटा उसको पूरा करो। तुम लोगों से ज्यादा तुम्हारे घर वालों की उम्मीदें तुमसे है। तो तुम लोग आते हो तो हो सकता है बाहर ही बातें बनाते हो कि हमारा बेटा या बेटी तैयारी करने जाती है, वो इसका नीट निकाल लेगी और डॉक्टर बनेगा, तैयारी करेगी। ऐसा ही कुछ है ना। शायद तुम लोग उतने, तुम लोगों को तो पता है तुम लोग कहाँ पे कैसे स्टैंड करते हो, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो क्या कर रहे हो, हर चीज तुम लोगों को पता है। उनको तो नहीं पता। उनको तो ये लग रहा है कि तुम तैयारी कर रहे हो, उनको तो ये लग रहा है कि तुम लोग नीट निकालोगे। समझ में आ रहा है ना? तो उन लोगों की तो सारी 100%, 120% उनको उम्मीद है कि तुम लोग को इस बार नीट क्रैक तुम लोगों का हो जाएगा, तुम लोग कहीं ना कहीं से नेक्स्ट ईयर से एमबीबीएस कर रहे होगे। और उनको कैसा लगेगा?
वो थोड़ा सोचो। उनको नहीं, तुम लोगों को भी 2-4 साल बाद कैसा लगेगा वो थोड़ा सोचो। अभी जो टाइम है ना तुम लोगों के पास में, अभी ना तो तुम लोग कमाते हो, सिर्फ खर्च करते हो। तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि कमाया जाता कैसे। रियलिटी में पता चल जाएगा अगर तुम लोगों को 2 दिन के लिए छोड़ दें, तुम लोगों को अपना खर्चा निकालने के लिए बोले, तो तुम लोग को उसी दिन अकल आ जाएगी कि हाँ कैसे करेंगे। अगर सोचो तुम लोगों को सपोर्ट हटा दिया जाए जो पीछे से मिल रहा है, तुम लोग कर पाओगे चीजें? कुछ लोग तो बेकार जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग स्टैंड कर जाए उस सिचुएशन में, लेकिन जो स्टैंड कर जाएगा वो बन जाएगा, लेकिन मैक्सिमम लोग स्टैंड नहीं कर सकते। तो थोड़ा सोचा करो चीजों को लेके। कहीं ना कहीं मोटिवेशन जब तुम लोगों को, एक तो एक्चुअल में मोटिवेशन का जरूरत तुम लोगों को नहीं होना चाहिए। तुम लोगों के अंदर आगे इतनी लगी होनी चाहिए कि हम लोगों को करना है। जो तुम लोगों पे पैसा खर्च किया जा रहा है, जो उम्मीदें तुम लोगों से है, वो उसको करो। जिन लोगों को लग रहा है कि जो पीछे उतना अच्छा तैयारी नहीं था, जिनको एमबीबीएस ना मिले, कुछ तो मिले गवर्नमेंट कॉलेज से, तुम लोगों को एक, जिन लोगों को पता है जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं वो तो कर सकते हैं, उनका तो हो जाएगा। जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आ रहा, जिसका 100 मार्क्स आते हैं, वो क्या करेगा? अभी भी नीट वालों के पास में अभी टाइम है, सफिशिएंट टाइम। अगर इम्प्रूव करना चाहोगे अच्छे से कर जाओगे। इम्प्रूव करने के तरीके क्या है वही कहूँगा ना, बेटा पढ़ो, प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन उठाओ, इधर से करो उधर से करो, कुछ भी उठा के करना स्टार्ट कर दो, हो जाएंगी चीजें। कब तक नहीं होंगी ये ना, कब तक तुम लोगों से, हर किसी को होता है बेटा। तुम लोग जब पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन करते हो, मूल कॉन्सेप्ट भी डिफिकल्ट लगता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी डिफिकल्ट लगता हो, अब तो नहीं लगता ना, तो वो प्रैक्टिस में आ गया। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसके क्वेश्चंस कई बार कर लिए, डिफिकल्ट लगा, मेहनत कर लिए उस चीज में। जब कुछ चीज डिफिकल्ट लग रही है, तुम लोग क्या करते हो? उसको छोड़ बैठते हो। लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, उसमें एक्चुअल में उसको ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, उसमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ना, तभी तो वो वीक रह गया। और तुम लोग क्या करते हो? नहीं यार अब समझ, छोड़ते हैं, आगे बस दूसरा करेंगे, हमें तो, हमारा तो दिमाग खराब कर रहा है। तुम लोग उल्टा सोचते हो। एक सिंपल सी बात है कि तुम लोग रास्ते में जा रहे हो, कीचड़ में पैर तुम्हारा गिर जाए, क्या करोगे? तुम लोग क्या करो? दोगे, आगे बढ़ोगे, तो उसी में लेट जाओगे। तुम लोगों के साथ में लेटने वाली कंडीशन हो रही है। तुम लोगों के साथ में क्या, तुम लोग कल नहीं पढ़े, अब 2-3 दिन पढ़े नहीं, फिर सोचते अब क्या करेंगे, आज और मत पढ़ो कल, और तुम लोग टालते रहते हो, अब तक नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे। तुम लोग उसी में गिरते चले जाते हो। तुम लोग ये नहीं सोचते कि जो कल किया वो ठीक है, कल जैसा हो ठीक है, आज से इम्प्रूव करेंगे, आज से अच्छा करेंगे। तुम लोग क्या, कीचड़ में एक बार पैर गिर गया तो लेटेंगे, उसमें डुबकी लगाएंगे। तुम लोगों के साथ में ये सिचुएशन चल रही है। तो चीजें थोड़ा सा सोचो। बेटर है कि सब लोग सिलेक्शन लो, कहीं ना कहीं लो बेटा, जिससे जो चीजें तुम लोगों के पेरेंट्स ने ना, जिस परिस्थिति से वो लोग गुजरे, तुम लोग ना गुजरो, तुम लोगों के पास में थोड़ी सी चीजें और बेटर हो। कम से कम ये कि सारी चीजें जो उनको स्ट्रगल करके कहीं ना कहीं जो तुम लोगों के लिए करना पड़ता, तुम लोगों को ना करना पड़े। एक तुम लोगों को सोचना चाहिए कि जब तुम लोग 30-35 साल के हो जाओ, तुम लोगों का जो फाइनेंशियल इशू है ना, वो 30 साल तक खत्म हो जाना चाहिए। इतना पैसा कमा दो 30 साल की उम्र में, फाइनेंशियल इशू नहीं आना चाहिए उसके बाद में। बाकी बाकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी लाइफ में। जो बाकी परेशानियां हैं वो कभी खत्म नहीं होती, वो तो सब लोगों के पास में कॉमन। लेकिन जो फाइनेंशियल इशू है ना, वो नहीं आना चाहिए। उसको तोड़ने का सोचो, कैसे खत्म करना। जो होंगी, तुम लोग सोचते कम हो, अगर कुछ करने का सोचोगे तो होता है। एक कहावत है, एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, वंस इन माइंड देन इन रियलिटी। हर चीज 2 बार बेटा क्रिएट होती है। तो दिमाग में कुछ नहीं आएगा तो रियलिटी में आ ही नहीं सकता ना। पहले दिमाग में तुम लोगों के कीड़ा चलना जरूरी है। दिमाग में नहीं चलेगा तो कैसे कुछ करोगे? तुम लोग सोचते नहीं है किसी चीज के बारे में, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। अभी तुम लोग सोचो ना, तुम लोग डॉक्टर बन जाओ तो लाइफ कैसे होगी? हाँ?
वही सोचो ना कैसी लाइफ होगी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तुम लोग को पता है कि जैसा एक जब बच्चा बड़ा होता है ना वो सब सपने देखना स्टार्ट करता है। और कुछ ही लोगों के सपने, सब लोगों अभी तुम लोग देखते होगे गाड़ी होगी, बंगला होगा, ये रखेंगे वो होगा, ऐसा कुछ सोचते हो ना। बड़ा सा फोन होगा, जब एप्पल का फोन लॉन्च होगा उसी दिन हम खरीदेंगे। ऐसा कुछ सोचते हो कि नहीं सोचते? सोचते। कैसे पूरा होगा ये सोचा? वो नहीं सोचते, बस सपने देखते हैं। बट एक कहावत है, जो तुम लोग सोचते हो ना वो एक्चुअल में हो जाता है। कुछ भी चाहे हम लोग सोचे, कुछ भी। अगर तुम लोग सोचे बिल्डिंग गिर जाए तो गिर जाएगी, ये फैक्ट है। लेकिन हो सकता है गिरने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन गिर जरूर जाएगी। एक्चुअली तुम लोग सोचोगे तो तुम लोग उसके करने, अब खुद नहीं गिरेगे, तुम लोग गिरा होगा। अगर तुम लोगों ने सोचा है गिरनी चाहिए और तुम लोग सोच रहे हो गिरेगी गिरेगी, नहीं गिरे तो तुम लोग सोचोगे ना कैसे गिरेगी। एक ना एक दिन गिरा के मानोगे कि नहीं मानोगे? बेटा फैक्ट है, ये ऐसा ही होता है। तुम लोगों ने नीट का करने के बारे में सोचा नहीं होता तो तुम लोग नीट की तैयारी नहीं कर पाते। नीट की तैयारी और कुछ ना कुछ सोचोगे तो रास्ते निकलते ही हैं फिर। हो सकता है रास्ते लंबा होगा, छोटा होगा, कुछ ना कुछ ज्यादा मुश्किलें आ सकती है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब एक बार सोचो, तुम लोगों को सिर्फ सोने के लिए एक बेड दे दिया जाए, ऐसा तुम लोग सोते रहो क्या होगा जिंदगी में? मजा आएगा तुम्हें? तब मुश्किलें नहीं आएंगी तब तक मजा ही नहीं है जिंदगी में। एक दिन आराम से संडे वाला दिन, जिस दिन तुम लोग पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं, वो दिन देखा कैसा होता है? बोरिंग सा होता है। शाम तक सोचो तक ज्यादा कमर दर्द करने लगती है। फिर सोचते हो इससे तो पढ़ ही लेते हैं। फिर और बाकी दिन सोचते हो कि यार आराम नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, उस दिन आराम वाले दिन सोचते हो पढ़ लेते तो अच्छा, आराम तो ज्यादा ही मिल गया। थोड़ा तरीके सोचा करो करने के। कुछ चीजें जैसे तुम लोग बोर्ड का एग्जाम दे के आए हो ना, बहुत सारी चीजें तुम लोगों ने बिना पढ़े तुम लोग एग्जाम दे के उनके क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो। क्यों करके आए? क्योंकि तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर 10 रट दिया था। नीट में भी करो बेटा, नीट क्वेश्चन रिपीट करता है, देखा ना तुम लोगों ने, हर साल करता है। क्वेश्चन रिपीट करता है और वही एनसीईआरटी पूछता है जो तुम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। एक रूटीन एग्जाम है। दिक्कत क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, छोटा मोटा आइडिया भी कुछ क्वेश्चन को लेकर दिमाग में पड़ा हो उसकी वजह से। कभी कभी चीजें, क्वेश्चन ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो भी हो जाती है। कभी कभी प्रैक्टिस इतने कर लेते हैं कि क्वेश्चन का आंसर भी याद हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता लेकिन क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर याद है, उनको डायरेक्टली टिक कर लेते हैं, स्कोर अच्छा हो जाता है, कॉलेज मिल जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री का तुम लोगों को क्या नॉलेज था क्या नहीं था, क्या फर्क पड़ता है? कम तो बायो आनी है ना। अभी तरीके सोचो कि कैसे जो चीजें तुम लोगों को, मान लो कोई टॉपिक तुम लोगों के समझ नहीं आया तो उसको तरीका सोचो कि कैसे इसका क्वेश्चन में अटेम्प्ट करके आ जाओ, है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया मैंने क्या बोला तुम लोगों को? तो ये सोचो कि तुम लोग कैसे कैसे तुम लोग उसको अटेम्प्ट करने का बेटा तरीका सोचो, कैसे कर सकते। नहीं पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया तो क्या करो, प्रीवियस ईयर लगा के देखो, उसमें से देखो क्वेश्चन कैसा पूछा गया, तो क्या ऐसे क्वेश्चन में कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। समझ आ रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं 10th वगैरह, उसके बाद में वो चीजों को कर लेते हैं। सबसे पहले तो यूपी बोर्ड वाले इतने बच्चे निकालते थे, अब तो ये है कि थोड़ा सिस्टम ही बिगड़ गया तो वो अलग बात है। हिंदी मीडियम के बच्चे निकालते थे नहीं, हिंदी मीडियम के बच्चे निकालते थे आईआईटी, बिना कोचिंग के बच्चे निकालते थे नीट, बिना कोचिंग के आईआईटी निकालते थे। कहाँ कोचिंग होती थी पहले? पिछले 4-5 साल से होने लगी चीजें, 5-6 साल से पहले होता था कुछ? पहले कौन यूट्यूब से पढ़ता था, कौन ऑनलाइन क्लास लेता था, कौन कहाँ से पढ़ता था? कुछ होता था क्या ऐसा? कुछ नहीं होता था, फिर भी लोग निकालते थे। ऑनलाइन एजुकेशन से फायदा तो हुआ है लेकिन नुकसान ज्यादा हुआ है। जिन लोगों को आ रहा है वो भी देख रहा है, जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो भी देख रहा है, वो भी टाइम अपना बर्बाद कर रहे हैं।
जाके देख के उसको लग रहा है कि मैं इसका और देख लूंगा तो मुझे, और उसने 2-4 क्वेश्चन नए नए करा दिए, अब तुम्हें लगा कि तुमने नए क्वेश्चन करने के लिए उसको देखा, ऐसा खुद से करते तो अच्छा रहता ना, उसको दूसरे के करने से क्या फायदा है। तो प्रैक्टिस में लेके आओ चीजों को, तब जाके होंगे। ये क्लियर है? पैकिंग इन 3D लिखो, द पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3D का पैकिंग जानते हो तुम लोग कैसे करेंगे? पैकिंग इन 3D। 3D का पैकिंग करोगे तो कुछ लेयर्स हम लोग बिछाएंगे ना, बिछाएंगे कि नहीं बिछाएंगे? हाँ या ना? 3D का पैकिंग करोगे तो फर्स्ट लेयर किसका होगा बेटा? फर्स्ट लेयर जो होगा वो 2D का होगा। 2D का होगा तो बेटा फर्स्ट लेयर कौन सा हो सकता है? फर्स्ट लेयर स्क्वायर क्लोज पैकिंग का हो सकता है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फर्स्ट लेयर किसका हो सकता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दोनों में से किसी का भी हो सकता है ना? स्क्वायर क्लोज पैकिंग का भी हो सकता है और बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का भी हो सकता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसा होता है तुम लोग जानते हो, बट अगर फर्स्ट लेयर किसका है, अगर फर्स्ट लेयर हम लोग रखे वो किसका है बेटा? फर्स्ट लेयर अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग का तुम लोगों ने रखा, फर्स्ट लेयर किसका रखा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। फर्स्ट लेयर कैसे रखा जाता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग का फर्स्ट लेयर रखोगे तो कुछ ऐसे रखोगे ना बेटा, 4 आइटम्स ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे रखते हैं ना फर्स्ट लेयर में, ठीक है ना बेटा? फर्स्ट लेयर अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग का है तो इसको हम लोग ए बोलेंगे। फिर तुम लोगों से जो सेकंड लेयर क्या होगा, थर्ड लेयर क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? हम लोग हमेशा इसी लेयर को रिपीट करते रहते हैं, रिपीट सेम, रिपीट ए। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? हम लोग क्या करेंगे, इसी को रिपीट करते हुए जाते हैं। मतलब 4 आइटम नीचे रखा था, उसके ऊपर फिर 4, उसके ऊपर फिर 4, ऐसे करके पूरा 3D स्ट्रक्चर बना लिया। तो कॉमन स्ट्रक्चर है, तुम लोग बना सकते हो ना ऐसा। बट ऐसा कुछ होगा तो कैसे रखा गया, मतलब 4 आइटम को ऐसा रखा गया, देखो इसके नीचे 4 आइटम को फिर से रखा गया ऐसे कुछ, इसके बेटा इसके ऊपर 4 आइटम और रखा गया, ऐसे कुछ रखे होंगे ना, देखो समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा? ये बेटा लेयर क्या होगा? ए। ये लेयर क्या होगा? ए। एक ही पैटर्न है ना। फिर पैकिंग कैसा होता है? ए ए ए टाइप पैकिंग। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा? ए टाइप पैकिंग ऐसा कुछ करके बोलते हैं इसको, ए टाइप पैकिंग, ठीक है। अब देखो ठीक से जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझना, आप तुम लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल में 1/8 कंट्रीब्यूशन कैसे हो, ठीक है। तो भी मुझे ये बताओ कि ये तुम लोगों को एक पैकिंग मिला ना, यहाँ से देखो ऐसा कुछ मिला ना, ये तो यूनिट सेल निकालोगे इसके अंदर से काट के, अरे हाँ या ना? यूनिट सेल जो होता है उसका जो प्लेन होगा, जो फेस होगा वो प्लेन होगा ना एकदम से। मतलब तुम लोगों ने 4 मार्बल को रखा है तो प्लेन कैसे बनाओगे? काट के ना, आधा उड़ा के। ये सर नो, सेंटर से पास होगा, उसको काट दोगे, नीचे से काट दोगे, ऐसा कुछ ना। मतलब ये है कि देखो यहाँ से इनको मिला के एक यूनिट सेल बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है। इसको मिला के यूनिट सेल बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है ना बेटा? अरे हाँ या ना? ये वाला जो प्लेन है वो कितने में शेयर होगा? नीचे भी शेयर और ऊपर भी शेयर, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल कितना है बेटा? 90 का, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/4। इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/4। 1/4 कंट्रीब्यूशन किस वजह से है? एंगल की वजह से। अरे हाँ या ना? 1/4 कंट्रीब्यूशन किस वजह से है? एंगल की वजह से। और उसका भी 1/2 कंट्रीब्यूशन किस वजह से बेटा? 2 में शेयर होने की वजह से, प्लेन लगाने की वजह से। समझ में आया कि नहीं आया? इसका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना होगा इस एटम का? 1/4 तो एंगल की वजह से, और ये कितने में शेयर हो रहा है? ये 1/4 भी कितने में शेयर हो रहा है? 2 में हो रहा है ना। तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आएगा? 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। इसी वजह से 1/8 लिखते थे कॉर्नर को। कॉर्नर को इसी वजह से क्या लिखते थे हम लोग? 1/8 लिखते थे। उसका कंट्रीब्यूशन कितना लिखते थे? 1/8 लिखते थे, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को है क्या? नहीं है ना बेटा? देखो तो देखो यूनिट सेल यहाँ से दोनों को मिला के बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ना तुम लोगों को, देखो ऐसे दिखेगा ना बेटा। 4 आइटम नीचे वाला, 4 आइटम ऊपर वाला। नीचे वाला 4 आइटम ये होगा ना, देखो ये, इसके ऊपर 4 आइटम ये रखा होगा बिल्कुल ठीक ऊपर। कौन सा यूनिट सेल बना बेटा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल।
तो बेटा तुमने समझना इतना कि ए टाइप के पैकिंग में जो यूनिट सेल होता है वो कौन सा वाला होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है। ए टाइप पैकिंग में यूनिट सेल कौन सा वाला होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है बेटा इसका, 52.4%। ए कितना होता है बेटा इसके अंदर, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका बेटा, 6। ये पहले पढ़ा चुका पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसको समझने में। तो फर्स्ट ये अगर मैं इसको क्लोज पैकिंग का रखूंगा तो कौन सा वाला यूनिट सेल मिलता है वो क्लियर है सभी को, कौन सा वाला यूनिट सेल मिलेगा बेटा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, लिखो इसको, लिख दिए, या समझ में आया तुम्हें? यस सर, समझ आ गया। ये दिख रहा है तुम्हें? सर स्टैंड को थोड़े स्क्रीन के पास ले जाइए। बेटा स्क्रीन के पास ही तुम्हें पूरा स्क्रीन तो दिख रहा है, थोड़ा सा साइड वाइड में कितना दिख रहा है तुम्हें? सर मेरा छोटा सा मोबाइल है। तो बेटा इसमें क्या करें, थोड़ा पास में तुम लोग रखो उसको अपने। बाकी ऑरिजिन वाले पोजीशन पे तो लगा है सेम। तुम सेंटर क्यों नहीं आया आज, क्लियर है यहाँ तो? ऐसे ही बट अब देखो हम लोग अगर फर्स्ट लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का रखे होते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट लेयर कैन बी ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, फर्स्ट लेयर कैन बी ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। बट अगर मैं फर्स्ट लेयर किसका रख दूं, अगर मैंने फर्स्ट लेयर किसका रखा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का रखा है, HCP का फर्स्ट लेयर किसका रखा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, तो कैसा हम लोगों को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ठीक से समझना आप लोग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसा बनाते हैं, ऐसा बनता है बेटा, है ना। ये सबको रखना आता है ना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, आइटम्स को सभी को आता है, ठीक है। देखो ऐसा कुछ रखेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। देखो ऐसा रखेंगे, फर्स्ट लेयर ऐसा रखा जाएगा, फर्स्ट लेयर समझने में कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। देखिए जो खाली जगह है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, खाली जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉइड बोलते हैं, वॉइड्स, ठीक है ना। जो सेकंड लेयर प्लेस किया जाता है, सेकंड लेयर जो प्लेस किया जाता है दैट इज ऑलवेज बाय कवरिंग वॉइड्स। कैसा रखते हैं बेटा हम लोग, ऑलवेज बाय कवरिंग वॉइड्स। तो जो वॉइड्स इसके अंदर प्रेजेंट है उन वॉइड्स को कवर करते हुए हमेशा सेकंड लेयर रखा जाता है। कैसे रखेंगे बेटा, हमेशा कैसे रखा जाएगा, बाय कवरिंग वॉइड्स। वॉइड्स है इसके अंदर, उन वॉइड्स को कवर करते हुए सेकंड लेयर रख दो। वॉइड्स को कवर करते हुए रख दें बेटा। देखो वॉइड्स को अगर कवर करते हुए सेकंड लेयर रखोगे तो वॉइड कहाँ पे, देखो इधर है, इधर रख दिया एक एटम इधर, ऐसे रखा जाएगा ना। इसके ठीक नीचे एक एटम ऐसा रखा जाएगा, देखो यस सर, है ना। इसके ऊपर एक एटम यहाँ पे होगा, देखो ऐसे ही कुछ करके रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ये बताओ। कोई समस्या किसी को है क्या? नो सर। हाँ या ना, नहीं है ना कोई दिक्कत, क्लियर है। अब देखो जब मैं रेड वाले स्टेप्स को इसके ऊपर रखा तो दो चीजें आप लोगों को दिखेंगी, एक वर्ड दिख रहा होगा जो कवर हो गया है, एक वर्ड दिख रहा होगा जो फिर भी कवर नहीं हुआ है। जो वर्ड कवर हुआ उसको टेट्राहेड्रल वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड। जो कवर नहीं हुआ उसको ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो एक का वर्ड दिख रहा है, कौन सा वाला वर्ड, देखो मैं बनाता हूँ ठीक से। एक वर्ड ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला है ना, दिखा कि नहीं दिखा आप लोगों को? ये वर्ड कवर हुआ था कि नहीं हुआ था? ये वर्ड कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, देखो 1 2 3 और एक रेड वाला 4। कितने से बना बेटा, 4 से मिलकर बना है। देखो ऐसा कुछ बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, एक एटम ऐसा था कुछ, दूसरा एटम इधर, तीसरा एटम इधर और इसके एक ऊपर एटम। जो वाइड बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल वाइड। समझ में आया या नहीं आया बेटा? इन वर्ड्स को डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी, वाइड करके ना, एक आयोनिक चैप्टर वाले में फिर से पढ़ाऊंगा थोड़ा सा इसको आगे। आयोनिक सॉलिड्स आप लोगों को पढ़ाना है, और आयोनिक सॉलिड में तुम लोगों को क्वेश्चन देखा हो तो जिंक सल्फाइड का, NaCl टाइप का,
फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड, ये 4-5 सॉल्ट तुम लोगों के सिलेबस में पूछे जाते हैं, ठीक है। उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग करेंगे। क्या बोलते हैं इसको लोग? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्लियर है? एक वॉइड कवर नहीं हुआ, एक वॉइड कौन सा वाला कवर नहीं हुआ? देखिए बेटा, देखो ये वाला वॉइड कवर हुआ क्या? नहीं हुआ ना। ऐसे बहुत सारे वॉइड तुम्हें दिख रहे हैं। देखो ये टेट्राहेड्रल था, ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, ये कवर नहीं हुआ, ये ऑक्टाहेड्रल है ना? ये कवर नहीं हुआ, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये टेट्राहेड्रल, जो कवर हो रहा है वो टेट्राहेड्रल, जो कवर नहीं हो रहा वो ऑक्टाहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, ठीक है बेटा। ये कवर नहीं होगा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड से, जो कवर नहीं हो रहा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने एटम से मिलके बना हुआ है? तो 3 एटम तो तुम लोगों को दिख रहा है, ये ब्लैक वाला, अरे हाँ या ना, और 3 दिख रहा है तुम लोगों को रेड वाला। टोटल कितने एटम हो गए बेटा? कैसे मिलके बना हुआ है? क्लियर है कि नहीं है? देखो ऐसा कुछ बनता है, एक एटम इधर, एक इधर बेटा, एक इधर, ठीक है। इसके ऊपर 3 रेड एटम रखा हुआ है, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, लेकिन इसको कवर नहीं कर पा रहे। तुम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्या कह रहे हो? एक ऊपर नीचे भी होगा ना बेटा, ना ऊपर नीचे नहीं, इसको लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। इसको सर। लोग क्या ऑक्टा बोलते तो हैं? 8 के लिए होता है ना? हाँ हाँ, ऑक्टा 8 के लिए होता है, 6 के लिए होता है, 6 के लिए होता है। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है ना इसका, 8 के लिए क्या है, ठीक है, ठीक है ना। कितने के लिए होगा बेटा? इसका क्या करूंगा, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने से मिलकर बना होता है? 6 से। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 6। क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, जो तुम बता रहे हो। वो कौन सा वाला वर्ड होता है? क्यूबिकल वॉइड। 4 तरीके का वॉइड पढ़ेंगे अब, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल, ठीक है ना। चारों का रेडियस कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, रेडियस रेशियो, जिसके साथ तुम लोग आयोनिक सॉलिड पढ़ पाओगे। तुम लोग ये बता पाओगे कि Na+ जा रहा है वो कौन से वाले वर्ड में जा रहा है, क्यों जा रहा है। CS+ जा रहा है वो कौन सा वाले वर्ड में जा रहा है, क्यों जा रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीजें तुम लोग उसके विषय बता पाओगे। तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल 8 इसके लिए नहीं। ज्योमेट्री जानते हो ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है? कितने से बनता है ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल? 6 से बनता है ना। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। पहले लेयर को क्या बोलोगे हम लोग? ब्लैक वाले को ए लेयर हो गया, तो रेड वाला लेयर क्या बोला जाएगा बेटा? ये कैसा बोला जाएगा? बी। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 लेयर प्लेस कर दिए। अब बातें करेंगे प्लेसिंग द थर्ड लेयर, ठीक है ना। अब थर्ड लेयर हम लोग कैसे प्लेस करेंगे बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? समझ आ रहा है? क्लियर बेटा? थर्ड लेयर कैसे प्लेस करना है तुम लोगों को, उसकी बात करेंगे। सेकंड लेयर क्लियर हुआ, देखो थर्ड लेयर। थर्ड लेयर प्लेस करने का 2 पॉसिबिलिटी होता है। थर्ड लेयर प्लेस करने का कितना पॉसिबिलिटी होता है बेटा? 2 पॉसिबिलिटी होता है। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि रिपीट फर्स्ट लेयर। क्या करो बेटा? रिपीट फर्स्ट लेयर। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ? जो पहला लेयर था उसी को फिर से ऊपर रख दो। यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा? AB टाइप पैटर्न। कैसा बनेगा? AB टाइप पैटर्न। AB टाइप पैटर्न में यूनिट सेल कौन सा वाला बनता है बेटा? हेक्सागोनल यूनिट सेल। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या कौन सा यूनिट सेल मिलेगा लोगों को? हेक्सागोन। कैसे मिलेगा? बना के दिखाऊंगा, ठीक है। रिपीट भी कराएंगे, सब कुछ बना के दिखाएंगे। अभी सुनो, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? दूसरा पॉसिबिलिटी है कवर। कवर किसको करो बेटा? कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। किसको कवर कर दो बेटा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करो। कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब जो वॉइड कवर नहीं हुआ था इसके ऊपर रखो, जो वॉइड कवर नहीं हुआ है उसके ऊपर एक एटम रखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर दो। थोड़ा एक ए लेयर था, एक बी था, एक नया मिलेगा ना फिर सी, तो पैटर्न कैसा हो जाएगा? ABC टाइप पैटर्न। बेटा इसमें कौन सा वाला पैकिंग होता है बेटा? ये यहाँ बनता है क्यूब, यहाँ बनता है क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग। क्या बनेगा बेटा? क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग। इसको बोलेगा तुम लोगों से हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, HCP।
इसको बोलेगा क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, सीसीपी। सीसीपी बोले तो एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसका यूनिट सेल क्या होता है बेटा? क्यूब में तो 3 बनते हैं ना, बनते कि नहीं बनते? कौन से 3 बनते हैं? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड। यहाँ पे कौन सा वाला मिलेगा तुम लोगों को? फेस सेंटर्ड क्यूबिक मिलता है। एफसीसी के बारे में सारा आइडिया है कि नहीं तुम लोगों को? पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है इसका बेटा? पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है इसका? 74। जड़ कितना होता है इसके अंदर? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका? 12। ए कितना होता है इसका? 2√2। हमें अच्छा थोड़ी होगा, है ना? ये तुम लोग इसको घर पे करने के लिए बोला था तुम लोगों को, कितने तक निकाले? निकाल ली। कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकाले होगा ना इसके? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कुछ निकाले? नहीं निकाले बेटा, नहीं निकाले होते तो डाउट आता, निकाले होते तो। जहां तक समझ आया कुछ? अब बातें करें क्यूबिकल के बारे में, पूरा डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ आ रहा है? और हेक्सागोनल के बारे में बात करें कि वो बना कैसे, कैसा दिख रहा है एक्चुअली, है ना? हम लोग उसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोले, कैसा दिखेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी बात हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं बेटा। कौन सा वाला पैकिंग? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है बेटा? देखो इधर रहते हैं, इधर यहाँ तक क्लियर है? देखो ये दिख रहा है ना तुम लोगों को? चलो हेक्सागन की बात कर ले हम लोग, इसको हटा दो, देखिए सर। अब ठीक से सुनना समझना जो मैं बोल रहा हूँ। इसके अंदर से हेक्सागन काट के मैं निकालूंगा अभी। क्या निकालूंगा इसके अंदर से? हेक्सागन काट के, ठीक है? हेक्सागन देखो ये ऐसा होगा ना, देखो दिख रहा है ये लाइन, पर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है तुम लोगों को? तो दिखता नहीं तुम्हें, ये दिख रहा है हेक्सागन? हेक्सागन पहले लेयर का है कि दूसरे लेयर का? पहले लेयर का। दूसरे लेयर से कितना आइटम रखा हुआ है? दूसरे लेयर से कितना रखा है? 3। वेरी गुड, बस यही समझाना था। दूसरे से कितना रखा है बेटा? 1 2 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए पहला लेयर कैसा दिखेगा, पहले लेयर, और तीसरा लेयर कैसा होगा? फिर से ए जैसा। देखिए सबसे पहले तुम लोगों को एक रखा दिखेगा ऐसा कुछ, ठीक है? उसके ऊपर कितना आइटम? 3 आइटम। उसके ऊपर कितना आइटम? फिर से बेटा कितना? 6 ना? बस बेटा वेरी गुड। देखो हेक्सागन बना कि नहीं बना ऊपर? देखो एक हेक्सागन इधर है ना, एक हेक्सागन इधर। अब देखिए बेटा हेक्सागन यूनिट सेल बना कि नहीं बना? मिला ले इसको ऐसे, ऐसे कुछ बनाएगा ना इसको। देखो हेक्सागन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम लोगों को? दिखा? कुछ नहीं दिखा, ऐसा कुछ करके मिला लेते, ठीक है? सुनो बेटा सुनो, लिखो मत, सुन लो। ये फेस नीचे भी तो शेयर होगा ना, नीचे 3 बना के फिर 6 बना देते। इस फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? इस फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2। इन 3 का कंट्रीब्यूशन कंप्लीट 1 और इनका कंट्रीब्यूशन 1/2। चलो वो बाद में देखेंगे, पहले बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा बेटा? ये ए होगा और ये बी होगा, और यहाँ से आता ये सी होगा, हाइट। अरे हाँ है ना? ए इज इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 120। ए और सी के बीच का एंगल कितना है? ए के बिल्कुल परपेंडिकुलर सी, बी के परपेंडिकुलर सी। अल्फा कितना बेटा? बीटा के इक्वल कितना है? 90। गामा कितना है? 120। हेक्सागोनल का यूनिट कंडीशन है कि नहीं? कोई समझ आया कि नहीं आया? समझ आ गया? सर ये 1/2 कैसे लिखा? बेटा कंट्रीब्यूशन लिख रहे हो 1/2, पीछे लिखा था ना जैसे ऐसे। फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? ये तो नीचे, ये वाला जगह नीचे वाले यूनिट सेल में शेयर होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा, तो 1/2 कंट्रीब्यूशन होगा ना इसका। अब सुनो, सुन लो बेटा ठीक से, देखो इसका कंट्रीब्यूशन कितना? 1,
और इसका कंट्रीब्यूशन कितना 1/3, क्योंकि एंगल कितना है 120 का, तो कितना होगा 1/3, 1/3 इंटू 1/2, यहां से कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा और यहां से कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा 1/2, थोड़ा ये हाफ प्लस 6 का 1/6, ये मिलेगा ना टोटल 1.5 यहां से, अरे हाँ या ना, 3 यहां से और 1.5 यहां से। जेड कितना होता है इसके अंदर 6। समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर हो तो बता देना। 1/6 कैसे आया? 1/3 इंटू 1/2, 1/2 क्यों? 1/3 किस वजह से, एंगल की वजह से, और 1/2 किस वजह से, फेस की वजह से। जैसे पीछे निकाले थे ना, क्या निकाले थे, 1/2 किस वजह से था, फेस की वजह से, और 1/4 किस वजह से था, एंगल की वजह से। दोनों निकालेंगे ना बेटा। समझ आया कि नहीं आया? अभी क्लियर हो गया। अल्फा कौन सा वाला एंगल होता है, ए के सामने वाला। अल्फा कौन सा वाला एंगल होता है, एंगल होता है बेटा बी और सी के बीच में। बीटा कौन सा होता है, ए और सी के बीच में। गामा कौन सा होता है, ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच का एंगल 120 है, और बी और सी के बीच का एंगल 90 है। ए और सी के बीच का एंगल कितना है, वो भी 90 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ गए? अल्फा बीटा गामा भूल जाओ, तो दो एंगल 90 एक 120। अल्फा बीटा गामा तुम्हारा खुद का नोटेशन, तुम कहीं पे भी लिख सकते हो। तो एंगल 90 का एक 120 का होगा, हेक्सागन बनता है ना। क्या बोल रहे हो नेहा? समझ आ गया समझ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। समझ आ रहा है? ए कितने के इक्वल होगा, 2r के इक्वल। ए और बी इक्वल है ना बेटा। यस सर। सी निकालना बहुत जरूरी होता है इसमें। सी क्या होगा, ठीक है। पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा। देखो ये वाला आइटम 6 को इधर टच कर रहा है, 3 को एक को ऊपर और 3 इसके नीचे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा इसका 12। यस सर। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12। समझ गए? कोई समस्या? नो सर। देखिए सर अब सुनो, अगर मैं इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालूं, सुनो इधर, पैकिंग एफिशिएंसी अगर निकालने की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा बेटा, 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। हाँ या ना, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन इंटू 100 ऐसे होगा कि नहीं होगा? यस सर। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन कितना होगा जल्दी से बताओ। वॉल्यूम ऑफ 6 ट्रायंगल्स। बेटा ये कितना होगा, एरिया वॉल्यूम ऑफ 6 ट्रायंगल्स। इतना नहीं दिमाग मत सॉरी लगाओ बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। तुम लोग भी वॉल्यूम ऑफ 6 ट्रायंगल्स बोल दिए। क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ऐसे निकालते हैं 3D का, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ हेक्सागन इनटू हाइट। हाइट कैसी, अरे हाँ या ना, एरिया ऑफ बेस कितना आएगा 6√3r²। ये आया था। हाइट कितना है बेटा, हाइट है c। ये कितना है तुम लोगों को बताना है मुझे कल तक, ठीक है। तुम लोगों के लिए होमवर्क है सी फाइंड करके लाना, 5 रुपए का क्वेश्चन, ठीक है बेटा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो नीट ने तो छोड़ा, IIT ने भी इसमें एक बार वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। तुम लोगों को कैलकुलेट तो करवाएगा नहीं, मैं बता दूंगा कैलकुलेट कैसे करना है, वो तो कैलकुलेट करके तुम्हें दे देंगे, लेकिन रट लेना वो वैल्यू। इस चक्कर को पूरा जब थ्योरी पढ़ दो, अच्छा थ्योरी सिर्फ क्वेश्चन कहां से बनता है सॉल्व करने के लिए, डेंसिटी वाले फॉर्मूले से, बाकी तो थ्योरी है। भाई पैकिंग एफिशिएंसी तुम लोग उसको निकाल के थोड़ी दिखाओगे, रट लो 74%, 90% जितना भी आ रहा है। फॉर्मूला यूनिट सेल वाला क्वेश्चन में कोई ऐसा कुछ नहीं है दिक्कत, आसान आसान चीज है। तुम लोगों से क्वेश्चन बनेगा डेंसिटी वाला, ज्यादा से ज्यादा बनेगा तो वो सॉल्व करना पड़ सकता है फॉर्मूले पुट करके, उसकी भी सारी वैल्यू की। वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए क्या, ठीक ठाक क्वेश्चन थे ना दोनों तीनों, अच्छे क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के चैप्टर के। मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।